ये जो यूनाइटेड नेशंस का वर्किंग ग्रुप है, ये यूनाइटेड नेशंस की एक सब्सिडरी बॉडी है जो ऑब्जर्व करता है ह्यूमन राइट वॉयलेशंस को किसी खास इंसिडेंट को देखने के लिए। अब इसमें देखें, एक चीज समझने की जरूरत है। यहां पे क्रिटिसिज्म आ रहा है कि जी बाहर के मुल्क में पाकिस्तान की शिकायतें लगाई जा रही हैं। अब ये जिन लोगों को इस मुल्क के आइन की और रियासत पाकिस्तान की ऑब्लिगेशंस की समझ नहीं है, वही लोग ये बात कर रहे हैं। अब पाकिस्तान एज अ स्टेट जो है, इसकी कुछ फंडामेंटल ऑब्लिगेशंस हैं इंटरनेशनल लॉ में। अब इंटरनेशनल इसमें दो कन्वेंशन का जिक्र है, इस रिपोर्ट के अंदर। एक है यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसको 194 कंट्रीज ने साइन किया हुआ है, रेटिफाई किया हुआ है बशमूलियत पाकिस्तान ने। फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966 की ये ट्रीटी है, कन्वेंशन है, जिसको पाकिस्तान ने साइन भी कर दिया है, रेटिफाई भी कर दिया है 2010 में। अब इस चीज का इफेक्ट समझने की जरूरत है कि जब आपको इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करते हैं, उसका इफेक्ट क्या होता है। पाकिस्तान का आइन कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि अगर वो कोई इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करते हैं तो उसको रेटिफाई करे और इंश्योर करे उसके अंदर जो गारंटीज हैं, जो ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शंस हैं, उनको इंप्लीमेंट करे, उनको एग्जीक्यूट करे इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। तो एक ट्रीटी जब साइन होती है तो वो उस मुल्क का लॉ ऑफ द लैंड बन जाता है। तो इसका मतलब ये है, जो ये वायलेशंस हैं, इसमें जो बताया गया है कि इमरान खान साहब की जो इनकार्सरेशन है, जो उनकी डिटेंशन है, वो इलीगल है। इट इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल एंड एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस। तो इसकी कोई कानूनी आईनी आपको इसकी बेसिस नजर नहीं आती। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप तो एक इंटरनेशनल लॉ वायलेट कर रहे हैं, जो रियासत पाकिस्तान पाबंद है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, और साथ साथ आप अपने मुल्क का आइन जो है उसको भी वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि आइन पाकिस्तान ही कहता है आपने इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस एग्जीक्यूट करनी है। इसमें साइफर केस का पहले ही पोस्टमार्टम इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर चुकी है, इस रिपोर्ट में भी वही बात है। फिर तोशाखाना केस का भी जिक्र है, और जितने भी केसेस बनाए गए हैं इमरान खान साहब पे, उन सब में एक चीज कॉमन है, उन सारों में ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल नहीं दिया गया, जो आपके आईने पाकिस्तान भी आपको गारंटी करता है और आपको इंटरनेशनल लॉ भी गारंटी करता है, जो रियासत पाकिस्तान पाबंद है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। अब इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका रऊफ साहब ने थोड़ा सा जिक्र किया। लास्ट पैरा 132 जो है, उसमें इन्होंने रिफर किया है मैटर टू द स्पेशल रेपर्टोयर ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पहला, और दूसरा टू द स्पेशल रेपर्टोयर ऑन इंडिपेंडेंट ऑफ जजेस। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस मुल्क में एक तो बोलने की आजादी नहीं है, वो तो हमने देख लिया नहीं है। फिर इस मुल्क की जो अदलिया है वो भी आजाद नहीं है, क्योंकि उसको मैसेज दिया गया है, मैटर भेजा गया है कि देखें क्या इस मुल्क की अदलिया आजादी से काम कर रही है, नहीं कर रही। खैर, वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस भी कह चुके हैं हम आजाद नहीं है, इंटरफेरेंस है। सारी हाई कोर्ट्स कह चुकी हैं, जजेस ने रिजाइन किया है यहां पे। लेकिन हमारे चीफ जस्टिस साहब के अलावा मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया है कि अदलिया की आजादी पे हमला हो रहा है, अदलिया के प्रोसेस में इंटरफेयर हो रहा है, और उसका मकसद एक है कि एक पॉपुलर लीडर को, जिसकी सबसे ज्यादा फॉलोइंग है इस मुल्क में, जिसकी पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है इस मुल्क के लोगों को, उसको आपने नाहक उसके आईनी और कानूनी राइट्स को वायलेट करके जेल में रखना है। यही मकसद है अदलिया को दबाव में डालने का। अब एक बात कर दूं, देखें, अभी मिलिट्री कोर्ट्स का केस लग गया, रऊफ साहब ने जिक्र भी किया। पहले तो अफसोस के बाद उसमें फुल बेंच नहीं बना, 5 जजेस को निकाल के जो ओरिजिनल जजमेंट दी गई थी, फुल कोर्ट होना चाहिए था। इतना इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर था आपका। और साथ उसके ये केस 24 अप्रैल को आखिरी दफा लगा था, और आज 70 दिन हो गए इस केस को, और ये केस 74 डेज के बाद
फिक्स हो रहा है आपका। अब आप इमेजिन करें कि बैट सिंबल की जजमेंट का केस होता है तो रात 11:30 बजे भी सुना जाता है, 2 दिन के अंदर लग जाता है। लेकिन ये तो बल्ला तो जो था, ये तो एक कागज पे सिंबल नहीं आना था ना कि जी देना है कि नहीं देना, कागज का टुकड़ा ही था। लेकिन जो जिंदा इंसान है, जो 1-1 साल से जेल में है, जो सांस ले रहे हैं, उनका केस लगने में 70 दिन लग गए। क्या इस मुल्क में इंसानों की जिंदगी, उनकी सांस कम इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू एक कागज के टुकड़े से? ये चीजें सोचने वाली हैं। और फिर जब भी कोई बात होती है, या तो आप लेटर लिख देते हैं ब्रिटिश हाई कमिश्नर को कि जी मेरी जजमेंट ठीक थी, बिल्कुल कानून आइन के मुताबिक थी, और आप 3 दफा रिमार्क्स पास कर देते हैं, कहते हैं बड़ी इज्जत के साथ, मैं कह रहा हूं इतराम के साथ, कि जी मेरी जजमेंट ठीक थी, इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए। ऑन रिकॉर्ड 3 इलेक्शन कराए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इलेक्शन कमीशन क्या उसी स्केल पे जज करता है पीटीआई को जिस तरह एएनपी को जज किया है, किस तरह मुस्लिम लीग नवाज को जज किया है, पीपल्स पार्टी को जज किया है? हमारे साथ इस मुल्क के सारे इदारों ने वो सलूक किया है जो ऑर्फन्स के साथ सलूक किया जाता है, और फिर हमें बताया जाता है कि जी आप आइन के मुताबिक काम नहीं कर रहे। अच्छा, इसमें आखिरी बात, आपने जजमेंट दे दी, अब बात खत्म हो गई, उसका रिव्यू डिसाइड भी हो जाएगा। अब इस जजमेंट को मेरी नजर में इस मुल्क की तारीख जज करेगी। आप अगर वो दुनिया की सबसे लंबी किताब जो है ना, मार्शल पाउस्ट है, फ्रेंच राइटर है, उसने लिखी है, उसके अंदर कोई 10 लाख करैक्टर्स हैं, इतनी बड़ी किताब है, हजारों पेजों पे है। उतनी बड़ी किताब भी अगर लिख दें जजमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये तारीख ने बात नहीं माननी। आप कोर्ट के अंदर तो कह दें कि जी मेरी जजमेंट ठीक थी, आपकी गलती है, लेकिन इस जजमेंट को जज तारीख करेगी और उसी स्केल पे करेगी, उसी पैरामीटर पे करेगी जिस पे मौलवी तमीजुद्दीन केस जज हुआ, जिस पे 200 केस जज हुआ, जुल्फकार अली भुट्टो केस जज हुआ, नुसरत भुट्टो केस जज हुआ, आसमा जिलानी केस जज हुआ। क्योंकि जब भी नजरिया जरूरत हावी हुआ आइन और कानून पे, वो उस वक्त तो जजमेंट ठीक लगी, लेकिन तारीख ने उस जजमेंट को ना माना, ना उसको कबूल किया, और बिल्कुल वो कोर्ट करने के काबिल भी जजमेंट नहीं बनी। और इस जजमेंट से इस मुल्क की जमहूरियत को नुकसान हुआ है, जो हमें तारीख बताएगी। ये आप मेरे अल्फाज लिख लें, विद पैसेज ऑफ टाइम ये चीज स्टैब्लिश होगी। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटीज echoes in courtroom 1 again। अब ये है तो 4 लाइनें, और ये डॉन ने पिछले अखबार में लिखा कि द सीजेपी कम्स टू रेस्क्यू इलेक्शन कमीशन। तो लास्ट 2 हेडलाइंस हैं डॉन अखबार की, जो पाकिस्तान का प्राइम न्यूज़पेपर है इंग्लिश। पहला कहता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी echoes in the सुप्रीम कोर्ट अगेन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम दोबारा नजरिया जरूरत को रिवाइव करने की बातें हो रही हैं कोर्ट रूम 1 में। अब नजरिया जरूरत था क्या? वो ये था कि आइन कुछ कहता है, कानून कुछ कहता है, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि हम इनको इग्नोर करके ये फैसला कर रहे हैं। तो यही बात आपके डॉन अखबार कह रहा है। इलेक्शन कमीशन को रेस्क्यू किया जा रहा है, डॉन अखबार कह रहा है। तो अगर ये चीजें रिपोर्ट होंगी प्राइम न्यूज़पेपर में, तो क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मुझे फेयर ट्रायल मिलेगा? क्या मुझे एलिमेंट ऑफ बाइस तो नहीं नजर आ रहा? ये कुछ सवाल हैं जो आप अपने आप से भी पूछें, आप उन लोगों से भी पूछें जो ये परपिट्रेट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट कंडीशन होती है एज ए जज की, एज ए कोर्ट की, इम्पार्शियलिटी। अगर वो इम्पार्शियलिटी ना हो और आइन उसमें नजर ना आ रहा हो तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। बाकी रोज साहब ने काफी क्लियर कर लिया, सब जुडिस मैटर है, हमारी यही सबमिशन है। इसमें हमारा आइनी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, रिजर्व सीट्स का विल ऑफ द पीपल सुप्रीम है, उसने प्रिवेल करना है, और हमें उम्मीद है कि हमारा राइट जो है हमें वो दिया जाएगा। जो नजरिया जरूरत है उसको फोकियत नहीं दी जाएगी आइन और कानून पे।